हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिड्डा। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021। जून 2021 के पहले हफ्ते के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? करंट अफेयर्स को वीकली हम 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारा करंट जीके का क्लास, एक होता है इकोनॉमिक जीके का क्लास, एक होता है मिसलेनियस जीके का क्लास। टॉपिक वाइज हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और वीकली करंट अफेयर्स को हम 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को ही डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। क्लियर? और जो कोर्सेज हैं उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ेंगे। द इकोनॉमिक जीके ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021। चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंसेस रुपीज 10 लाख प्राइम मिनिस्टर केयर फंड फॉर किड्स ऑर्फन ड्यू टू कोविड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर 10 लाख रुपए अनाउंस कर दिए अंडर द प्राइम मिनिस्टर केयर फंड फॉर द किड्स ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। अब देखिए अभी कोरोना वायरस चला, तो कोरोना वायरस के चलते हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, जिनके माता पिता इस दुनिया से चले गए। तो बहुत सारे बच्चे थे जो अनाथ हो गए। तो अब उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो दैट इज उसके लिए यहां पर पीएम केयर फंड्स, उसके लिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड अगर मैं बोलूं तो दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इस पीएम केयर फंड के अंदर यहां पर 10 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया गया बाय द मोदी गवर्नमेंट। इन बच्चों को दिया जाएगा। अब कैसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे? तो सबसे पहले तो एक एफडी स्कीम इन बच्चों के नाम पे चलाई जाएगी, एक फिक्स डिपॉजिट इन बच्चों के नाम पे किया जाएगा, जिसके चलते हुए कि इन बच्चों के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए की एफडी करा दी जाएगी। इस एफडी में से कुछ अमाउंट इनको मिलता रहेगा एज अ स्टाइपेंड। ठीक है, इनको मंथली स्टाइपेंड के तौर पे कुछ पैसा मिलता रहेगा। क्लियर? जब वो 18 साल के हो जाएंगे और अगले 5 साल तक मिलेगा जब तक वो 23 के नहीं हो जाते। और जब 23 के हो जाएंगे तो सारा का सारा पैसा जो है वो लमसम अमाउंट मिल जाएगा। सारा का पैसा जो 10 लाख रुपए यहां पर सरकार ने इनके लिए दिए हैं, इस 10 लाख में से 5 साल तक इनको कुछ अमाउंट एज अ सरप्लस मिलता रहेगा और जब ये 23 के हो जाएंगे तो बाकी का सारा बचा पैसा इनको लमसम मिल जाएगा। तो पीएम केयर्स में से 10 लाख रुपए का एफडी इनको मिलने वाला है। क्लियर? प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में से 10 लाख रुपए का एफडी मिलेगा जो बच्चे अनाथ हो गए। तो ये मोदी सरकार ने अनाउंस किया। इसके बाद एजुकेशन के लिए इनको क्या मिलेगा? तो एजुकेशन के लिए ऐसे बच्चे जो 10 साल से भी छोटे हैं, इनका एडमिशन करवाया जाएगा किसी भी नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय में। कोई भी आसपास वाला जो केवी होगा, केंद्रीय विद्यालय होगा, उसमें एडमिशन करवा दिया जाएगा, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में। क्लियर? या फिर जो बच्चे 11 से 18 साल की उम्र में, उसके बाद जो बच्चे 11 से 18 साल की उम्र के हैं, इनको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाएगा, या फिर सैनिक स्कूल में, सॉरी नॉट सैनिक मंदिर, ठीक है, सैनिक स्कूल में या फिर नवोदय विद्यालय में इनको एडमिशन करवा दिया जाएगा। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इन बच्चों को दिया जाएगा एजुकेशन लोन। इनको मिलेगा एजुकेशन लोन। देखिए एजुकेशन लोन जो इनको मिलेगा, लोन का अमाउंट तो इनको खुद ही पे करना है, ठीक है, बट जो लोन का इंटरेस्ट रहेगा, जो लोन का इंटरेस्ट यहां पे होगा, ये इंटरेस्ट यहां पे दे दिया जाएगा बाय द पीएम केयर्स। जो इंटरेस्ट रहेगा वो पीएम केयर्स के द्वारा दिया जाएगा, बट जो लोन होगा वो स्टूडेंट को खुद ही पे ऑफ करना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहां पर 10 लाख रुपए अनाउंस किए पीएम केयर फंड के अंदर। और एजुकेशन की बात हमने करी, अब हेल्थ की बात करते हैं कि ऐसे बच्चों की हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाएगा। तो ये जितने भी बच्चे होंगे इनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में चलाई गई थी मोदी सरकार के द्वारा, आयुष्मान भारत भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, झुंझुनू राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये जो सितंबर 2018 में ये स्कीम चलाई गई थी, दैट इज आयुष्मान भारत, इसके अंदर ना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। अब प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए यहाँ पर इंडिया में 1.5 लाख हेल्थ केयर सेंटर बनाए गए हैं। जो सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर होता है उसके लिए मिलते हैं 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन बच्चों को ये हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा अंडर द आयुष्मान भारत योजना। क्लियर? और जितना भी इनका प्रीमियम होगा, जितना भी इसका प्रीमियम होगा, ये सारा का सारा पीएम केयर्स में से पे किया जाएगा,
ठीक है। पीएम केयर्स पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होते हुए भी दूसरा फंड बनाया गया था, तो इस फंड में जो पैसा आया अब इसको दिखाया जा रहा है कि हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली पीएम केयर्स पे बहुत सारी आरटीआईज भी फाइल हुई थी कि बताओ कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन ये वो। तो यहाँ पर पीएमओ ने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था, बोला था इट्स नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ये कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है जिसको जो कि आप आरटीआई एक्ट के तहत इस पर आरटीआई फाइल कर पाओ। उसके तहत सेकेंडरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर एक ऑडिट कमेटी भी बिठाई गई है, जो अभी इसके ऊपर एक ऑडिट फर्म अपॉइंट की गई है जो इसको ऑडिट कर रही है। तो पीएम केयर्स। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अनाउंसेस सम रिलैक्सेशंस फॉर सम मेजर्स टू द फैमिलीज हु लॉस्ट द अर्निंग मेंबर्स ड्यू टू कोविड, ठीक है। अब कोविड-19 के चलते हुए कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिनका जो कमाने वाला पर्सन था वो चला गया, ठीक है। पति कमाता था, पति चला गया, बाप कमाता था, बाप चला गया। ऐसे जो फैमिली जिस फैमिली में हुआ, अब इन फैमिलीज को क्या मिलेगा, ऐसी फैमिलीज को क्या मिलेगा? तो ऐसी फैमिलीज को सबसे पहले तो फैमिली पेंशन अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी के तहत इनको फैमिली पेंशन दिया जाएगा। फैमिली पेंशन तो अभी 2 साल की बात हुई है, ठीक है। 24 मार्च 2020 से लेकर 24 मार्च 2022 तक इनको क्या मिलेगा, क्लियर, ये मिलेगा पेंशन। कितना पेंशन? जितनी उसकी इनकम थी, जितना वो सैलरी या इनकम लेता था उसका 90% उसको दिया जाएगा, उसका 90% ऐसा पेंशन दे दिया जाएगा, ये यहाँ पे अनाउंस किया गया। इसके अलावा एक और स्कीम दैट इज द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अब इसके अंदर यहाँ पे भी बेनिफिट दिए जाएंगे ऐसे पर्सन जिनका जो कमाने वाला पर्सन है वो चला जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मैक्सिमम इंश्योरेंस बेनिफिट जो है इसको बढ़ा दिया गया है 6 लाख से 7 लाख रुपए। उसके बाद मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट जो है इसको भी बढ़ा दिया गया, इसको उतना ही रखा गया 2.5 लाख पे। एंड 15 फरवरी 2020 से अगले 3 सालों तक, यानी कि 15 फरवरी 2022 तक, ठीक है, ये बेनिफिट दिए जाएंगे। 2020, 2021, 2022 3 साल तक, क्लियर, ये बेनिफिट दिए जाएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये बेनिफिट यहां पे दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, एक पैनल बनाया, जिसके चलते हुए जो वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज है वीओएस, ठीक है, कैसीनोज जो होते हैं या फिर जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, उनके लिए जीएसटी को किस तरह से सेट किया जा सकता है, जीएसटी किस तरह से लगाया जाए, तो उसके लिए एक पैनल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के हेड रहेंगे गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दैट इज नितिन पटेल साहब। नितिन पटेल द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ही विल हेड दैट कमेटी। जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी कब आया था बच्चों? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंटेशन में हुआ था। जीएसटी बेसिकली जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे, उसको खत्म करके हम ये लेके आए थे। बेसिकली इसका आइडिया बहुत पुराना था, सन 2000 से लेकर 2002 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ही आइडिया था ये। उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी, विजय केलकर कमेटी। तो जीएसटी वाज रिकमेंडेड बाय द विजय केलकर कमेटी एट दैट टाइम, ठीक है। बट ये इंप्लीमेंटेशन में लगभग 15-16 साल बाद आया। तो अभी जीएसटी चल रहा है, जीएसटी काउंसिल यहाँ पे वर्क करता है। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो खुद यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी, ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर किस तरह से जीएसटी लगाया जाए, तो उसको लेके कमेटी बनाई गई है, दैट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नितिन पटेल। नेक्स्ट आरडीएसओ, दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला ऐसा बॉडी बना है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट का वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम ज्वाइन किया है। देखिए, वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम जो है ये 2019 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था कि एक देश है तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बॉडी है दैट इज द आरडीएसओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बॉडी है ये रेलवे के लिए काम करता है, रेलवे के लिए R&D का काम करता है, ठीक है। और BIS से क्वालिफाइड है, BIS ने इसको अप्रूव किया हुआ है। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है ना, ये BIS का ही एक इनिशिएटिव है, BIS का, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एक इनिशिएटिव है। तो BIS के चलते हुए ये जो RDSO है, ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जो कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम के ऊपर काम कर रहा है, क्लियर, स्टैंडर्ड सेट कर रहा है अपने। तो इसी के चलते हुए इसका ये न्यूज़ में रहा है, ये सुर्खियों में रहा, ये BIS का ही प्लेटफॉर्म है, इट इज़ द
RDSO, RDSO क्लियर हुआ। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम, वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हुआ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में, लखनऊ के अंदर, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने एक फूड पार्क, दैट इज द इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, इसको इनोग्रेट किया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो भारत के अंदर जो मेगा फूड पार्क्स हैं ये बनाई जा रहे हैं। ये स्कीम यहाँ पे चलाई गई थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के द्वारा। तो अभी यहाँ पर मेगा फूड पार्क कहाँ पे बनाया गया? छत्तीसगढ़ के अंदर बनाया गया, छत्तीसगढ़ के अंदर बनाया गया। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है भूपेश बाघेल। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ की अंदर। अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर है। तो ये मेगा फूड पार्क यहाँ पर फार्म प्रोड्यूस को मेंटेन करने का काम करेगा। तो कहाँ पे बनाया गया? छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, इफ्को, इफ्को इंट्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर द फार्मर्स ग्लोबली। अब देखिए इफ्को क्या है एक्चुअल में। इफ्को इज द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन, क्लियर, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। तो इसने बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स को लेके काम करती है। तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया ये भारत के अंदर बनाया गया, भारत के अंदर बनाया गया। जून 2021 से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो प्राइस है वो 240 रुपये रखा गया फॉर द 50 ml बॉटल और 500 ml बॉटल, 500 ml बॉटल नैनो यूरिया, क्लियर। तो फार्मर्स की इनकम को बूस्टअप करने के लिए काम करेगा। एंड फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करने के लिए सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव कर रही है। एंड देयर इज अ कमेटी set up by the government of India to doubling the farmers income by 2022, that is the अशोक दलवाई कमेटी, अशोक दलवाई कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी, क्लियर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर 3 E100 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन को लॉन्च किया पुणे के अंदर। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पायलट प्रोजेक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए 5 जून को यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया गया। उसी के चलते हुए मोदी जी ने यहाँ पर एथेनॉल स्टेशंस को लॉन्च कर दिया। बेसिकली ये एथेनॉल क्यों ज़रूरी है? एथेनॉल देखिए, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की मैं बात करूँ तो सरकार नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आई थी 2018 में। अंडर दैट नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी बेसिकली हमें पेट्रोल के अंदर, फ्यूल के अंदर एथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी थी, एथेनॉल को ब्लेंड करना था। अब ये एथेनॉल वेस्ट मटेरियल से जनरेट होता है, इसको जनरेट करके हमें ब्लेंड करना है फ्यूल के साथ, जिससे कि फ्यूल का जो इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज होगा एंड यहाँ पे जो वेस्टेज है वो भी क्लियर आउट हो जाएगी। तो एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज करेगी, दैट इज द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर द इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025, क्लियर। एंड इस रिपोर्ट का थीम था प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर द बेटर एनवायरनमेंट, फॉर द बेटर एनवायरनमेंट। तो इसको लॉन्च किया गया, क्लियर। अब इसके चलते हुए यहाँ पर मोदी जी ने 3 E100 एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशंस जो थे ये पुणे में लॉन्च करने की बात कर दी ऑन द बेसिस ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। अब सरकार ने 2030 तक टारगेट रखा था कि 2030 तक हमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, क्लियर, बाय 2030। तो सरकार ने अपने इस टारगेट को रिड्यूस कर दिया हुआ है, दैट इज बाय 2025 देयर शुड बी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा क्रूड ऑयल के अंदर, तेल के अंदर, क्लियर। तो ऑयल कंपनीज इसको लेके ध्यान रखेंगी। और यहाँ पे ये भी सेट किया गया कि ये टारगेट फिक्स्ड होना चाहिए कि ये 2025 तक आपको ये कर देना है। 2025 के बाद इंडिया में जो भी फ्यूल मिलेगा उसमें 20% का एथेनॉल होगा ही होगा। एंड 2023 से ही कंपनी इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगी। 2023 से ही कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर बनाना शुरू कर देंगी 20% तक का एथेनॉल वाला फ्यूल। ये यहाँ पर पहले ही फिक्स कर दिया गया है, क्लियर। 2023 से 1 अप्रैल 2023 से ही शुरू हो जाएगा और 2025 तक 20% का ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ये यहाँ पे डेडलाइन रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइफेड, तो ट्राइफेड ने यहाँ पर नीति आयोग से हाथ मिलाया। ट्राइफेड ने यहाँ पर नीति आयोग से हाथ मिलाया वान धन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, वान धन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीति आयोग से हाथ मिलाया। देखिए जो ट्राइफेड है ये यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ही एक इनिशिएटिव है। अर्जुन मुंडा हमारे इसके मिनिस्टर है। तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री का ही एक इनिशिएटिव है जो कि ट्राइबल एरियाज को डेवलप करने के लिए काम करता है, ठीक है।
एंड वानधन इनिशिएटिव इसी के लिए लॉन्च किए गए थे। वानधन इनिशिएटिव का भी टारगेट यही था कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं इनको रोजगार दिलाना, इनको किस तरह से इनकी इनकम को बढ़ाया जाए, तो इसके लिए सरकार ने वानधन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तो अभी जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के, उनमें वानधन इनिशिएटिव लेके आने के लिए ट्राइफेड ने नीति आयोग के साथ हाथ मिलाया। नीति आयोग की बात करूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहले इंडिया में 5 ईयर प्लान्स चलते थे। 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट जो बॉडी करती थी वो होती थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर 1950 से काम कर रहा था और इंडिया में चलते थे 5 ईयर प्लान्स। बट जब 2014 में मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने आके बोला कि ये जो प्लानिंग कमीशन है ये अपना काम सही ढंग से नहीं करता, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक बॉडी बनाई, दैट इज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड देयर इज अ वाइस चेयरमैन हुज नेम इज मिस्टर राजीव कुमार, एंड देयर इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अमिताभ कांत। तो ये जो नीति आयोग के साथ मिलकर ट्राइफेड ने वानधन इनिशिएटिव को लॉन्च करने की बात की है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया जाएगा, कौन कौन सी स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में, असम में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, उड़ीसा में, तेलंगाना में और त्रिपुरा में। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर क्या है कि जो रूरल पॉपुलेशन, जो बेसिकली आई कैन से ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, यहाँ पर ट्राइबल पीपल्स बचे हुए हैं। ऐसे ये जो एरियाज हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज ट्राइबल पीपल यहाँ पे बचे हुए हैं। तो आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना पूछ सकते हो। क्लियर? तो 2018 से ही ये जो वानधन योजना है ये काम कर रही है ट्राइबल इनकम को बूस्ट अप करने के लिए। क्लियर? दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। नेक्स्ट, आरबीआई कीप्स द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। देखिए अभी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट आता है। मॉनेटरी पॉलिसी आपको सबको पता होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके ऊपर मैं 2-3 घंटे भी बात कर सकता हूँ, ज़्यादा भी बात कर सकते हैं हम, तो उससे कम में ये सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं सारा समझा सकता, आपने पढ़ा होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ इकोनॉमिक्स क्लास। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होती है, ठीक है, बाई मंथली मीटिंग यहाँ पे होती है। तो अभी मीटिंग हुआ तो उसमें यहाँ पर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वांटिटेटिव टूल है इनके ऊपर चर्चा होती है। तो ये जो रेट्स हैं इनको अनचेंज रखा गया। तो ये जो प्रेजेंट रेट है आपके सामने है, रेपो रेट 4% पे है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25, बैंक रेट 4.25, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4% एंड एसएलआर दैट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। These are the current values। उसके बाद आरबीआई ने 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या किया होता, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए आरबीआई ने पहले 10.5% का जीडीपी प्रेडिक्शन किया हुआ था, बट अब आरबीआई कहता है 9.5। आरबीआई ने डिक्रीज कर दिया, आरबीआई ने डिक्रीज कर दिया है यहाँ पर 1% से। क्लियर? तो ज़्यादा डीप में हम इसको नहीं लेके जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओईसीडी दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट, पेरिस में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रेडिक्ट किया। तो ओईसीडी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 यानी कि जो अभी ऑनगोइंग वित्तीय वर्ष है 2021-22, इसके अंदर इंडिया ग्रो करेगा 9.9%, इसके अंदर इंडिया ग्रो करेगा 9.9%। ये यहाँ पर ओईसीडी के द्वारा बताया गया, ओईसीडी के द्वारा ये बताया गया है। क्लियर हुआ? एंड अगर मैं बात करूँ ग्लोबल जीडीपी की, तो ग्लोबल जीडीपी का कहना है, ओईसीडी का कहना है कि अगर मैं बात करूं कैलेंडर ईयर की 2021 में 5.8% का ग्रोथ यहां पे रह सकता है। ये ओईसीडी का कहना है, दैट इज बाय द ग्लोबल प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो। एसबीआई का एक रिपोर्ट आता है, तो एसबीआई ने अपने इस इकोस्वैप रिपोर्ट में बोला कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ये डब्ल्यू शेप्ड हो गया है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में इसको वी शेप्ड बोला गया था कि पहले इकोनॉमी डाउन हुई थी, अब फिर से रिकवर की तरफ बढ़ चुकी है। बट एसबीआई की इस रिपोर्ट ने बोल दिया डब्ल्यू शेप्ड, यानी कि पहले डाउन गई, फिर अप गई, फिर डाउन हो रही है। क्लियर? अब फिर ये अप जा रही है। तो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी यहां पर एसबीआई के द्वारा बताई गई है। 7.9% का यहां पर ग्रोथ रेट एसबीआई के द्वारा रिवाइज किया गया, एसबीआई के द्वारा रिवाइज किया गया। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, ये दुनिया की टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो मूडीज ने इंडियन इकोनॉमी को प्रेडिक्ट किया 9.3% पे फाइनेंशियल ईयर 22 में, 9.3%, एंड 22-23 के लिए यानी कि 2023 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.9%।
ये बोल दिया। बट मूडीज ने इंडिया की जो रेटिंग है उसको नेगेटिव कर दिया है, उसको नेगेटिव आउटलुक में दिया है विद द BAA3, नेगेटिव में इसको दे दिया है। और हालांकि इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे में ये तो बताया गया था कि ये जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है इट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज फंडामेंटल्स। क्लियर। तो सरकार ने तो यही बोला था, इकोनॉमिक सर्वे ने यही बोला था कि इंडिया के साथ पार्शियलिटी होती है इन रिपोर्ट्स में, और इन रिपोर्ट्स को सही तरीके से नहीं रिलीज किया जाता, इंडिया को सही तरह से नहीं जांचा जाता है, ये बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं। एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म है, कंपनी है फार्म इजी। तो इसने एक दूसरी ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली कंपनी है मेडलाइफ, इसको खरीद लिया है। क्लियर, इसको खरीद लिया है। तो फार्म इजी ने किसको खरीदा? मेडलाइफ को खरीदा, मेडलाइफ को खरीद लिया है। और मेडलाइफ को खरीद के ये फार्म इजी ये बन चुकी है इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली कंपनी, ऑनलाइन ई फार्मा कंपनी। क्लियर, ये बन चुकी है। दैट इज द फार्म इजी। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो। 15,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने बात करी है, इसके अंदर सैंक्शन किए जाएंगे। इट इज फॉर द कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो कि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए कोविड के चलते हुए, टूरिज्म सेक्टर, ठीक है, होटल्स का बिजनेस, रेस्टोरेंट होटल्स हो गए, एंड आई कैन से टूरिज्म सेक्टर हो गया, कोई एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, एविएशन सेक्टर जो है, ठीक है, ग्राउंड हैंडलिंग एंड सप्लाई चेन, उसके बाद ऐसे सेक्टर, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हो गए, कार रिपेयरिंग वाले हो गए, जिनको बहुत अच्छे तरह से इफेक्ट पड़ा इस कोविड का, ठीक है, स्पा क्लिनिक हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले हो गए, सैलून्स हो गए, इनके लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये जो लोन है 3 साल तक मिल सकते हैं, 3 साल तक इसको लॉन्च किया गया अप टू द एट द रेपो रेट, यानी कि बैंक को पैसा मिलेगा रेपो रेट पे, आगे वो चैनलाइज करेगा 31 मार्च 2022 तक। अगर बैंक चैनलाइज करता है तो उतना ही पैसा बैंक जो है वो आरबीआई को भी दे सकता है, और आरबीआई उसे रिवर्स रेपो रेट से 25% ज़्यादा देगा, 25 बोल रहा हूँ, 0.25% यहाँ पर मिलेगा। क्लियर। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, रेपो 4 है, तो रेपो रेट से -4 अगर मैं कर देता हूं, यानी कि 3.75% पे ये पैसा दिया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो उतना ही पैसा आरबीआई ने इसे नाम दिया है कोविड लोन बुक। सरप्लस पैसा आरबीआई को दे दो। चलिए, आरबीआई ने 10 करोड़ का फाइन लगाया एचडीएफसी बैंक के ऊपर। एचडीएफसी बैंक ने अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कुछ वायोलेशन किया है नॉर्म्स का, तो जिसके चलते हुए एचडीएफसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई 10 करोड़ रुपए की। 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी एचडीएफसी बैंक के ऊपर। एचडीएफसी बैंक, जिसका फुल फॉर्म रहता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो हेड हैं इनका नाम है शशिधर जगदीशन, एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, दैट इज द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, इसने एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है यूपीआई आईडी। क्लियर, यूपीआई आईडी के साथ लिंक करने के लिए जो उसका डिजिटल वॉलेट है पॉकेट, आईसीआईसीआई बैंक का एक डिजिटल वॉलेट है पॉकेट, तो इसके साथ यूपीआई को लिंक करने के लिए एनपीसीआई के पास गया आईसीआईसीआई बैंक। क्लियर, तो अब पॉकेट नाम का एक यूपीआई आपको और देखने को मिलेगा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, एनपीसीआई इंडिया में सारा का सारा ऑनलाइन पेमेंट्स को लेके वर्क करता है। आप एटीएम से पैसा निकलवाते हो, आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अपने कार्ड को स्वाइप करते हो, पीओएस का इस्तेमाल करते हो, सारा का सारा पैसा जो है ये एनपीसीआई के द्वारा ही चैनलाइज किया जाता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये 2008 में बना था, आरबीआई की ही सब्सिडरी है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, दिलीप असबे इसके एमडी एंड सीईओ हैं, दिलीप असबे। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो ये 1994 में बना था, मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। आईसीआईसीआई बैंक के जो हेड हैं इनका नाम है संदीप बख्शी। क्लियर, एंड यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक ने स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप साइन करी टू ऑफर द इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंस फैसिलिटीज। देखिए, जब आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो, बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जब पैसा ट्रांसफर होता है, क्लियर, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जब पैसा ट्रांसफर होता है तो किस एरिया की किस बैंक ब्रांच में पैसा जाएगा, ठीक है, तो वहां पर एक स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है। क्लियर, दैट इज द स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, स्विफ्ट।
तो ये स्विफ्ट के चलते हुए यहाँ पर रेमिटेंसीज को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर लिया है आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसके चलते हुए जो रेमिटेंसीज हैं उसको बहुत ईजिली तरह से यहाँ पे भेजा जा सकेगा। ठीक है, बहुत ईजिली तरह से भेजा सकता है। तो 2 लाख रुपए तक के फंड, 2 लाख रुपए के फंड की यहाँ पर बात होती है। 2 लाख रुपए तक के फंड जो है वो इजिली यहाँ पर भेजे जा सकते हैं, 2 लाख रुपए तक के फंड। एंड जो स्विफ्ट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम में। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के अंदर, ब्रुसेल्स में। क्लियर? बेल्जियम के अंदर। तो चलिए, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक जीके के। अगर आपको क्लास में किसी तरह का डाउट रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आई हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।